अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खदाब से मुखातिब है। कुछ बैनुल अक़वामी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका से डायरेक्टली पाकिस्तान पर दबाव और नाम ले लेकर दबाव आना शुरू हो गया है और ये बर्दाश्त हो नहीं सकता। यानी हम जितना भी इस्लामाबाद के सेंटर में खड़े होकर आसमान की तरफ मुंह करके बाउंसरी बजाते रहे और रावी कहता रहे सुख चैन है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, पाउंड्स और डॉलर्स की बरसात होती है, देखिए ये चलेगा नहीं और ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होता जाएगा। आने वाले चंद हफ्ते, बल्कि दो खबरें आपके सामने रखते हैं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये निजाम कोलैप्स करने जा रहा है और ये बैडली कोलैप्स करने जा रहा है और इसकी किरचियां आप हवा में उड़ते हुए देखेंगे। नाज़रीन, एक और खबर, और ये इमरान रियाज खान साहब के हवाले से खबर है। पाकिस्तान के एक इंतहाई मोहतरम और बहुत बड़ी आवाज, बहुत ही इंपैक्टफुल आवाज, एक जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने कुछ दो इंटरव्यूज दिए हैं और खासतौर पर जो शरीज़ादा साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया 25 मिनट का, वो सुनने से ताल्लुक रखता है। इमरान रियाज खान साहब ने दो चीजों की तरफ इशारा किया है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी बड़ी हैरत होती है कि हम लोग मेंटली इंपॉर्टेंट है या दिमागी तौर पर हम लोग मफलूज हो चुके हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब, शरीफ खानदान का और इमरान रियाज खान साहब का आपस में कंपैरिजन ड्रॉ करके तस्वीरें शेयर की जा रही। भाई अंदाजा लगाएं, जो जर्नलिस्ट होता है, जो साफी होता है, वो स्टेटस को के खिलाफ, डीप स्टेट के खिलाफ, वो जो एक कंट्रोल्ड होता है, जो जालिम होता है, उसके खिलाफ एक आवाज होती है। और जब भी जर्नलिस्ट किसी भी ऐसे स्टेटस को की पावर को चैलेंज करता है, किसी ताकत के सामने खड़ा होता है, तो जरूरी नहीं है वो इस्लामाबाद के सेंटर में बैठे, लाहौर में बैठे, कराची में बैठे, दुनिया के किसी भी कोने से जाकर वो अपनी स्टोरीज पर काम करता है। और दुनिया भर के जर्नलिस्ट मूव करते हैं, पूरी दुनिया के साथी मूव करते हैं, वो आगे पीछे जाते हैं, दूसरे मुल्क में गए, तीसरे मुल्क में गए। एक तो एक्सपोजर बढ़ता है, दूसरा आपको ज्यादा आप सेफ रहकर काम कर सकते हैं, ज्यादा खुलकर बोल सकते हैं, ज्यादा खुलकर जालिम को या ताकत को चैलेंज कर सकते हैं। यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है कैसे खानदान के साथ जिनका 40 से 45 साल कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, जो खुद उस स्टेटस को के अंदर रहने वाली एक ताकत, एक पावर है। तो वो कंपैरिजन बड़ा अजीब गरीब किस्म का सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जो कि बनता नहीं है। इमरान रियाज खान साहब ने जो शरीज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने क्या क्या बाकिरदार और बाकमाल लोग हैं, ये इंतहाई बहादुर, गैरतमंद और गयूर पठान है। और उन्होंने कहा कि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा मैंने 40 घंटे पहाड़ों और पत्थरों में सफर किया है, एक दफा तो 17 घंटे लगातार सफर किया, मुझ पर जानवरों ने हमले किए हैं, मेरे पेट के ऊपर जख्म है, जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जख्म है, 4 सेब थे, एक पानी की बोतल थी जिसके ऊपर मैंने ये सारा सफर किया है। चूंकि मैं शिकार करता था और ऐसे हालात मेरे लिए बन गए, यानी कुदरत भी शायद इन्हें ट्रेन कर रही थी, तो मेरे लिए ऐसे हालात बना दिए गए कि मेरे पास या तो जिंदगी थी या तो फिर ये मैं रिस्क ले लेता। मैंने रिस्क लिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सूरी साहब ने मुझे टेलीफोन कॉल की और उन्होंने मुझे कायल किया कि तुम हिजरत करो, तुम्हारे लिए हालात ऐसे नहीं है कि वहां पर तुम अपनी जिंदगी बचा सकोगे, लिहाजा बराए मेहरबानी हिजरत करो। अब कासिम सूरी कौन है, ये बात ध्यान में रखें। कासिम सूरी पाकिस्तान का साबिक असेंबली का डिप्टी स्पीकर, जिन्होंने जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई थी उसे रद्द कर दिया था कि जनाब ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, वो कासिम सूरी उसे भी मुल्क के अंदर नहीं रहने दिया गया। तो कासिम सूरी साहब ने, वो इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि मुझे कॉल किया और उसके बाद मैं बाहर गया हूं, लेकिन मैं अभी भी सफर में हूं, मैं इंतहाई अफसरदा हूं कि मुझे पाकिस्तान से बाहर आना पड़ा है। मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि बाबा हमने पाकिस्तान जाना है, मेरा मुल्क है, वो मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, उन पहाड़ों का, उन वादियों का, उन गलियों का मैं वारिस हूं, उनका मालिक हूं, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ा है। अब जो बातचीत कर रहे हैं वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 3 दफा उस इंटरव्यू के अंदर ये कहा, मुझे अदालत ने धोखा दिया, मुझे पाकिस्तान की अदालत ने, पाकिस्तान की जुडिशरी ने धोखा दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे आमिर फारूक ने धोखा दिया है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा वफाक का मोर्चा, बुनियादी हुकूक का अलम बरदार झंडा। वो कह रहे हैं मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धोखा दिया है, मुझे इस अदालत ने धोखा दिया और मुझे आमिर फारूक ने धोखा दी। और ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां से साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी को एक तौहीन अमेज़ तरीके से गिरफ्तार किया गया, अदालत की प्रीमिसेस के अंदर घुसकर गिरफ्तार किया गया, और जहां से 9 मई वाला वो सब कुछ शुरू हुआ। लिहाजा आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का एक इतनी बड़ी आवाज वो ये कह रही है कि मुझे इस मुल्क की अदालतों ने असल में इंसाफ देना तो दूर की बात है, बल्कि धोखा देकर मेरी जिंदगी को खतरे में डाला है। उन्होंने कहा मुझे बताया गया कि अरशद शरीफ की आवाज बंद कर दी गई, यहां पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आज तक, ना तो उसकी समात होती है, ना कोई मामला आगे चला है। लिहाजा अगर तुम्हारी आवाज बंद कर दी गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये बात दुरुस्त है। मुझे याद है कि जिस दिन अरशद साहब की शहादत हुई, उनके जो वकील हैं वो रो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। उनका ये कहना था कि हमें अरशद की 10 से 15 साल जरूरत थी। तो हमें इमरान रियाज खान साहब की ज़ाहिर इस माशरे को, इस मुल्क को, इस बड़ी आवाज की, इस आवाज की जरूरत है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मुझे जिस मुल्क के अंदर अदालतें धोखा दे रही हो, जिस मुल्क के अंदर अदालतें धोखा दे रही हो, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि हालात कैसे होंगे। बल्कि हामिद मीर साहब की आज की एक स्टेटमेंट है, मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं और क्या हालात इस मुल्क के अंदर बना दिए गए हैं। और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरीके से हामिद मीर साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर ये कहते हैं कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लावा काफी हद तक फट चुका है,
لاہور اور اسلام آباد پنڈی کی پالیسی میکر میرے ساتھ چلیں، اٹک کا پل کراس کریں، جو خود کو بہت بڑا فن خان سمجھتے ہیں، بنو، ڈی آئی خان اور بلوچستان ہب اور خزدار میں اثر کے بعد جا کر دکھائیں، نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ حامد میر بڑا ایک اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی پیٹرول پمپ پر چائے پی کر دکھائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بہت سیریس بات ہے جو پاکستان کے اگین ایک پرومیننٹ جرنلسٹ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ خبر ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ خبر یہ ہے کہ نیو یارک جو سٹی بار ہے انہوں نے ایک باقاعدہ سے پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے کنسرنز کھڑے کر دیے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اور یہ نیو یارک بار ظاہر ہے اس کی ایک امپورٹنس ہے پوری دنیا میں۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سخت ترین سوالات اٹھا دیے ہیں اور باقاعدہ سے انہوں نے پھرلا جاری کر دیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو کالی 26ویں آئینی ترمیم، جب پارلیمنٹیرینز کو باتھ روم جانے کی اجازت نہیں تھی اور انہیں وہاں پر بٹھایا گیا کہ نہ کوٹ کے رکھو، باتھ روم نہیں جانا، لیکن آپ نے اس کے اوپر ووٹ ڈالنا ہے، اس کے بارے میں یہ اسد طور صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ سے انہوں نے لنک بھی لگا رکھا ہے۔ ان نیو یارک بار سٹی بار the 26th amendment has the potential to affect the balance of the power among the executive, legislature and judiciary in a fashion inconsistent with the rule of law۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو طاقت کا توازن ہے، جن چیزوں کے اوپر ریاست بیس کرتی ہے، ڈیموکریسی بیس کرتی ہیں، لیجسلیٹر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، اس نے اس طاقت کو بگاڑ دیا ہے، یعنی اس طاقت کو خراب، یعنی سب پورے تمام ترین ڈھانچے ایک طاقت کے نیچے، ایک ہاتھ کے نیچے دے دیے گئے ہیں۔ City Bar encouraged the government of Pakistan to engage in thorough and thoughtful dialogue about the potential long-term consequences of the 26th Amendment to ensure the amendment and the Constitution as a whole serve to enhance the rule of the law۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر کھل کر ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں، اس کو ریوزٹ کریں کہ آپ یہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ Pakistan has a long history of battling with mixed success for judicial freedom۔ We therefore urge the government of Pakistan to resist the force of authoritarianism۔ یعنی جو ایک بندے کا کنٹرول ہے یا جو ایک اتھارٹیٹو کنٹرول ہے اس کو ریزسٹ کریں، اینڈ ری تھنک اینڈ ریوائز دا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، 26ویں آئینی ترمیم کو ری تھنک کریں اور ریوزٹ کریں، اس چیز کو ریوزٹ کریں کہ جناب اب یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ نیو یارک سٹی بار کا یہ کہنا ہے۔ دوسری طرف جو خبر آئی ہے، یہ خبر امریکہ سے آئی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، یہ سید فیصل علی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، میرے تو خیر کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر ایک لمبی ان کی سٹرگل ہے، بہت لمبی ٹائم تک جدوجہد کرتے رہے، لیکن پاکستانی میڈیا کے اوپر جو ایلیٹ کا کنٹرول تھا، بدقسمتی سے اس ایلیٹ کے جو کنٹرول تھا اس نے فیصل علی صاحب کو بھی خاصا ایکسپلوئٹ کیا، حالانکہ انتہائی ہارڈ ورکنگ جرنلسٹ، میں نے خود انہیں 18 گھنٹے اسلام آباد میں نیوز چینلز کے لیے کام کرتے ہوئے، رپورٹنگ کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے، خبریں بناتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ اس نوجوان کو بھی پاکستان سے باہر جانا پڑا ہے۔ ایک ہائیلی کوالیفائڈ ایک جرنلسٹ، ڈگری لے کر صحافت شروع کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے امریکہ سے یہ خبر دی ہے اور اس خبر نے پاکستان میں عوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ وہی خبر ہے جس کی وجہ سے جو یورپی یونین کا کمیشن پاکستان کے اندر موجود تھا اس نے گھنٹے بجائے تھے یہاں پر، اس نے کہا تھا بھائی جی ایس پی پلس سٹیٹس جو اگلے 1-2 مہینوں میں وہ ریوزٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ فار گرانٹیڈ نہ لیں، آپ کی ٹریڈ متاثر ہوگی۔ سید فیصل علی صاحب یہ امریکہ سے جو خبر دیتے ہیں، انشاءاللہ ان کا انٹرویو بھی کریں گے، آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو ایس کنسرنڈ اباؤٹ پاکستانز الیکٹرانک کرائم ایکٹ ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ، یعنی ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پیکا قوانین پاس کیے گئے یا ترمیمی جو پیکا ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، یہ جناب اس کے اوپر امریکہ کو شدید کنسرن ہے، لیکن دنیا ان کو اوور شیڈو نہیں کر سکتی، اوور لک نہیں کر سکتی، یہ وہ بنیادی حقوق ہے جو سبوٹاج ہوئے ہیں، اور دنیا کو اس کے اوپر سٹینڈ کرنا ہے، بلکہ ہر ذی شعور معاشرہ یا کوئی بھی سوچ رکھنے والا معاشرہ، افریقن سٹیٹ بھی اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں جہاں پر ابھی تک اس طرح سے رول آف لا نہیں ہے۔ یہ لکھتے ہیں the US Department of the State in response to the Pakistan Daily stated we are concerned، یہ انہوں نے خود سے باقاعدہ سے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سوال پوچھا ہے، کوسچن پوچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ we are concerned by any restrictions on the exercise of the freedom of expression and association including for members of the media in Pakistan and around the world. We support freedom of expression, media freedom and internet freedom. We have and will continue to emphasize the importance of respecting human rights and fundamental rights in our engagement with Pakistani official۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستانی آفیشلز کو پہلے بھی کہا ہے، اور ہم ایک دفعہ پھر ان کے کانوں کے پاس جا کر بھپو بجائیں گے اور انہیں سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ جناب یہ فریڈم آف ایکسپریشن
फ्रीडम ऑफ लाइफ, बोलने की आजादी, देखने की आजादी, सुनने की आजादी, जीने की आजादी, ये दुनिया का बुनियादी ढांचा और बुनियादी उसूल है। लिहाजा इसको आप सबोटाज नहीं कर सकते और हम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कन्वे करेंगे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क जो बार सिटी है वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर रोला डाला हुआ है। जो यूरोपीय यूनियन का कमीशन है, यूरोपीय यूनियन है, पाकिस्तान के अंदर जो उनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उन्होंने पेका कवानीन के हवाले से बाकायदा से जीएसपी प्लस स्टेटस की धमकी दे दी। तो चीजें देखें डिस्टर्ब तो होंगी और ये इस तरह से नहीं चलेंगे और ये कंट्रोल इतना ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकेगा। और जो हालात इमरान रियाज खान साहब के लिए बनाए हैं, सबके लिए पाकिस्तान में बना दिए गए हैं। यानी यहां पर अब सबको सभी से खतरा है, हर बंदा खतरे में है, हर बड़े से बड़ा साफी और छोटे से छोटा साफी, ये सब खतरे में है। हुकूमत जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन्हें समझ नहीं आ रही कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिरा दी जाए, जो कि पलक झपकने से गिरा दी जाएगी, उसके बाद अगर एक इंटरम सेटअप लाया जाता है जो पॉलिटिशियंस का नहीं होता, तो फिर दूसरी तरफ की आवाजें या हुकूमत के करीब समझे जाने वाले जो रावी हैं, जो बांसुरियां बजाते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।